गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पथिक पाठ में प्रश्नोत्तर व्याख्या। बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले जब हमने क्लास शुरू की तभी से मैंने आपको कहा कि अपनी इस कक्षा 10वीं की सफलता को महसूस करें। से तात्पर्य है आप अपनी समझदारी में आगे बढ़ें और जो काम हम अभी कर रहे हैं, चूंकि इन विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार से जो कर रहे हैं आप उसमें पूरा सहयोग करें। आप पढ़ते और लिखते समय, माने जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, पेन कॉपी अपनी रखिए। जो बुक नहीं लिए होंगे बुक लें और जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है लिखने पढ़ने के लिए अब समय पे करें। कुछ बच्चे जो नहीं लिख पाए हैं वे सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि अगर सीमा मैडम बोली हैं और कॉपी बना लिए हैं तो उसी कॉपी में जहाँ तक वो लिखवाई हैं आप एक लाइन खींच दीजिए और अगले पेज से मैं जिसमें करवा रही हूँ सबसे पहले क्या है, अनुक्रमणिका माने इंडेक्स, इस प्रकार लिखेंगे। मैं आपको पहले लिख के बताई थी। इसमें बुक में सबसे पहले आपकी 2 बुक है, आरोह और वितान। तो ऊपर अनुक्रमणिका हेडिंग डालिए, उसमें ऊपर आरोह हेडिंग डालिए, फिर उसमें गद्य खंड और पद्य खंड है। इसी प्रकार आपको लिखना है। और उसके बाद वितान, वितान में जितने पाठ हैं उसको उसी प्रकार, फिर व्याकरण। अब लिखते समय पाठ 1 आरोह का है तो ऊपर हेडिंग डालेंगे आरोह, फिर नमक का दरोगा। उसमें पहले लेखक परिचय है, प्रेमचंद जी का परिचय है। परिचय में भी मैंने आपको बुक में भी ठीक करवाया और बता दिया था कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है। उसके बाद पद्य खंड है, तो जब भी आप लिखेंगे ऊपर हेडिंग डालिए आरोह और पद्य खंड, उसमें कबीर के पद हैं। उसके बाद वितान का एक पाठ हुआ है, कौन सा, भारतीय बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। यहाँ तक जिनका कंप्लीट हुआ है वे उसमें टिक करते जाएंगे। कौन कौन सा काम, जिसमें लेखक परिचय है, कवि परिचय है, पद्यांशों की व्याख्या है, प्रश्नोत्तर है। और जिनका नहीं हुआ है वे जगह छोड़ें और कहीं से लेकर करें। हर चीज़ हम यहाँ से कराएं, ये संभव नहीं हो पाएगा। और अभी जो लिख रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। इसके बाद है आप लिखते और पढ़ते समय शुरू से ही आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि प्रत्येक पल आप अपनी इन विपरीत परिस्थितियों की पढ़ाई को ये ना सोचे कि पकड़े मोबाइल बैठ गए पढ़ लिए और हो गया। कॉपी पेन सामने रखिए, जो भी लिखने का काम है समय पे करिए। अब जो यहाँ तक लिख चुके हैं, कौन कौन सा, नमक का दरोगा, फिर कबीर के पद है, हम तो एक करी जाना, संतो देखत जग बौराना। उसके बाद वितान का एक पाठ है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यहाँ तक सबका लिखना हो गया है। उसके बाद पाठ है मियां नसीरुद्दीन। किसका है ये, आरोह, ऊपर हेडिंग में लिखेंगे आरोह मियां नसीरुद्दीन और लेखिका कृष्णा सोबती। मैंने उसमें आपको जीवन परिचय में जब पढ़ रहे थे उसी समय बताया और उसी प्रकार जैसे आपको अभी सामने दिख रहा है। साहित्यिक विशेषताएं में आप बिंदु में नंबर डाल के भी लिख सकते हैं, बिना नंबर डाले भी, लेकिन स्पष्ट 3 साहित्यिक विशेषताएं जो बुक में दी हुई है, जब आप लिखते समय इसी को लिखेंगे तभी उसमें नंबर है, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक लिखेंगे। और उसके बाद है प्रश्नोत्तर। अब ये आप नहीं कहेंगे कि इसमें तो आपने बिल्कुल भी व्याख्या नहीं लिखवाई है। आपको इसीलिए कहा जा रहा है समग्र, माने चिंतन पूर्वक पढ़ाई करना है कि पूरे पाठ को आपको पढ़ा दिया गया है, किस गद्यांश में क्या बताया गया है वो आपको बताया गया है। तो एक एक चीज आप बारीकी से अभी से ध्यान पूर्वक करेंगे। अब उसके बाद ये पाठ है मियां नसरुद्दीन। इसमें प्रश्नोत्तर है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। और उत्तर है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि मसीहाई अंदाज में रोटियां बनाने की कला उन्हें आती थी। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे।
56 को 56 जो अंकों में लिखा हुआ आप शब्दों में भी लिखेंगे। कितने प्रकार की? 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। उन्हें तुनकी, रुमाली आदि रोटियां, और आप देखेंगे आपके बुक में जो जो दिया है ना उसको भी जोड़ेंगे, बनाने की महारत हासिल थी। वे रोटियां बनाने को कला मानते थे और मसीहाई अंदाज में पेश आते थे, माने बातचीत भी करने का ढंग उनका निराला था। इसलिए उनके बात करने के ढंग कलाकारों की तरह है, इसलिए उन्हें मसीहा क्या कहा गया है? नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? आप उसका उत्तर लिखेंगे। मियां नसीरुद्दीन के पास उनकी रोटियां बनाने की कला जानने गई थी। कौन? लेखिका। और महारथी किसमें? रोटियां बनाने की कला में थे, तो उन्होंने लिखा मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला को वे जानना चाहती थीं और परंपरागत उद्योगों तक इसके बारे में जानकारी चाहती थीं, इसलिए उनसे साक्षात्कार लेने गई थीं। फिर से ध्यान देंगे, इतना लिखना आपको अनिवार्य रहेगा। प्रश्न तीसरा, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की रुचि क्यों हट गई? उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन के पिता बादशाह के यहाँ नानबाई के रूप में काम करते थे, लेकिन लेखिका के बादशाह के नाम को जानने की बात आते ही उनकी दिलचस्पी खत्म होने लगी, क्योंकि उन्हें यह निश्चित मालूम नहीं था कि किस समय किस बादशाह के यहाँ उन्होंने काम किया है। इतना पूरा करेंगे। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबून न छेड़ने का फैसला किया। ये वाक्य है जो कहा है लेखिका ने। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का तात्पर्य है कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर है, जब अंदर झांका तो पाया कि मियां नसीरुद्दीन बीड़ी के मजे लेते हुए पाए गए। उसके साथ का ये वाक्य है, मौसम की मार से चेहरा थका था। उनको ये लग रहा था कि मौसम के कारण वे परेशान हैं। आंखों में काले घेरे, चेहरे पर काइयापन, ये लेखिका जो महसूस कर रही थी उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। और पेशानी पर माने माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। लिखते समय आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि इस कॉपी में जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन को आधा करके छोड़ दिया, आप लिखते समय पूरा ही लिखेंगे। और अगला प्रश्न है, पाठ में मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें अच्छी लगी? आपको प्रश्न का उत्तर पूरा लिखना है। यह पाठ मियां नसीरुद्दीन किसके द्वारा लिखा गया है? इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी। इसमें कुछ बातें हमें अच्छी लगी, जैसे पहला, वे आत्मविश्वास से भरपूर थे। कौन? मियां नसीरुद्दीन। तो जैसे इस कॉपी में लिखे आप पूरा वाक्य लिखेंगे। मियां नसीरुद्दीन आत्मविश्वास से भरपूर थे। वे अपने काम के प्रति गहरी रुचि रखते थे, यानी समय पर अपना कार्य पूर्ण करना। तीसरा, कारीगरों के प्रति सम्मान व स्नेह, काम करने जरूर रखे थे लेकिन उनको उसी प्रकार सम्मान और स्नेह देते थे। छठवां है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द 2 बार प्रयोग किया है। जैसा कि हमने बताया, तालीम का अर्थ शिक्षा ही है,
लेकिन एक की शिक्षा सिर्फ आपको औपचारिकता के लिए दी जा रही है और दूसरी शिक्षा होती है जो आप किसी से देखकर, महसूस कर, आभास करके सीख पा रहे हैं। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। और इसका उत्तर है तालीम बड़ी चीज होती है। यहाँ तालीम शब्द का 2 अर्थ बताया गया है। क्या क्या अर्थ है? तालीम शब्द का 2 अर्थ बताया गया है। पहले अर्थ शिक्षा व दूसरे में नियमों का पालन करना है। तालीम शब्द की जगह हम प्रशिक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जिस प्रकार का इसका अर्थ लगाया जा रहा है, कौन सा शब्द आएगा? प्रशिक्षण। तीसरा, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर है वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपनाते। इसका कारण यह है कि आज का समय बहुमूल्य है और जीवन निर्वाह के लिए रोजगार अनिवार्य होता है। दूसरा, नई तकनीकी एवं मशीनों के आविष्कार से किए गए कार्यों में अच्छी आमदनी होती है। माने जो काम हम कर रहे हैं उसमें नई नई मशीनों का प्रयोग कर कई गुना उत्पादन कर लेते हैं और आय अच्छी होती है। तीसरा, इसी में और जोड़ के लिखेंगे। तीसरा ध्यान रखेंगे, वर्तमान में प्रशिक्षण और अनुभव का महत्व होता है। यदि कहीं काम करने गए तो उसमें आपको पूछा जाएगा, आपका कार्य देखेंगे तभी वह होता है। यहाँ तक में होगा मियां नसरुद्दीन पाठ का लिखने का काम पूरा। और इसमें आपको ये नहीं लगना है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं सिर्फ उतना ही प्रश्न उत्तर है। आपको बार बार इंस्ट्रक्शन ये दिया जा रहा है कि समग्र माने पूरे पाठ में जो भी प्रश्न बनते हैं आप उसको जान पाएंगे। इस प्रकार से पढ़ेंगे। और अर्थ ग्रहण के आधार पे प्रश्नोत्तर है। जैसे पाठ का एक पद्यांश एक गद्यांश दे दिया गया, उसमें आपको जैसे समझा है आप अर्थ लगाएंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर रहेगा। हम पढ़ रहे थे पथिक पाठ में। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिए, आरोह पथिक माने पद्य खंड, पथिक और कवि। इसमें बुक में नहीं लिखा है लेकिन आप लिखते समय उसी प्रकार लिखेंगे जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं ऊपर हेडिंग डालने के बाद। ऊपर हेडिंग में सबसे पहले आरोह, उसमें पथिक, और जब भी हेडिंग डालेंगे लाइन के नीचे नहीं रहेगा। आपको इसी प्रकार अगर लाइन में भी लिख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे स्पष्ट जहाँ पर आए ऐसे लिखना है। कविता या पद्य खंड लिखेंगे तो भी चलेगा। कवि रामनरेश त्रिपाठी। साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय में जन्म, मृत्यु, फिर रचनाएं, रचनाओं के बाद साहित्यिक विशेषताएं। और साहित्यिक विशेषताओं में बिंदुवार 1, 2, 3 तक आपको लिखना अनिवार्य है। यहाँ बुक से आपको लिखने का काम दिया गया था। जो लिख लिए होंगे वो उसी को कंटिन्यू रखेंगे और जो नहीं लिखे होंगे अभी लिखेंगे। इसमें आपको पहला कहा गया था रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उसके साथ ही जोड़ देंगे उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। यहाँ तक। उसके बाद दूसरा और तीसरा आप बुक में निशान लगाए होंगे, यदि नहीं लगाए हैं तो फिर से देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने
जो जो भी किया है वो उसकी साहित्यिक विशेषताएं हैं वहाँ तक लिखेंगे। और यदि किसी से नहीं बन रहा है, पूरा बुक में जितना दिया है उसमें से आप लिखिए, कोई